इस पीवी लॉग को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में भले ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ रही हो, भले ही इस देश का रिकवरी रेट एक नॉर्मल स्टेट में हो, लेकिन खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है। कुछ 4 दिनों से लगातार सिम्टोमेटिक्स की संख्या जो है वो घेरता जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कुछ दिनों के लिए पब्लिक गैदरिंग से बचें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, हाथों को रेगुलर इंटरवल में हमेशा साबुन से धोते रहें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क हमेशा पहन कर निकलें और सुरक्षित रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अहम है और आप सब इस देश का उज्जवल भविष्य है। सुरक्षित रहें, आपकी भी मदद होगी और मेरी भी। धन्यवाद। पिछले पीवी लॉग में मैंने हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष में बैठकर या हमारे अर्थ द्वारा भेजे गए सैटेलाइट की दृष्टि से मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, और मैंने पृथ्वी का स्पेस के रिस्पेक्ट में पूरा दृष्टिकोण बताया था। अब हमारा दिमाग ये जानने की इच्छा रखता है कि हमारे अर्थ के मनुष्यों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और क्यों उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग हवाई जहाज़ और ड्रोन जैसे सैटेलाइट की तरह आसमान में उड़ाने की बजाय पृथ्वी की निगरानी में अंतरिक्ष में रखा जाता है। आज मैं आपके सामने इस सवाल का जवाब का पूरा विवरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें मैं आपके सामने मनुष्यों द्वारा बनाए गए अर्थ सैटेलाइट के अनेक प्रकार का पूरा विवरण विस्तार से बताना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, वो सारी बातें इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पीवी लॉग की मेरी पहली सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन में अभी तक 3 पीवी लॉग अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने अब तक सैटेलाइट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कितने तरह के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल और R&D से स्पेस या सैटेलाइट मिशन को तैयार किया जाता है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं और क्यों उन्हें सर्कुलर के बजाय एलिप्टिकल में रखा जाता है, सूरज के घूमने वाले बिहेवियर के कारण कैसे ब्रह्मांड में बाकी चीज़ें बिहेव करती हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स क्या होता है, और मैंने अब तक आपको सैटेलाइट में बैठकर हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है और इसे हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया, ये सारी चीज़ें पिछले 3 पीवी लॉग्स को मैं कवर अप कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे नाम के चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो इस पीवी लॉग को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरह के अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं और क्यों उन्हें पृथ्वी के इकोसिस्टम और एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जाता है। आइए मैं इस चीज़ को मॉडर्न प्रेजेंटेशन टेक्निक्स से समझाता हूँ। सबसे पहले तो सैटेलाइट की परिभाषा से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि कोई भी टीचिंग या प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक का ही क्यों ना हो, वो प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो चलिए इस पीवी लॉग में आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिकली अगर इस सैटेलाइट्स की परिभाषा अगर मैं आपके सामने बताऊं, तो सैटेलाइट्स एक तरह के माइक्रोवेव रिपीटर्स और रिलेइंग डिवाइसेस होते हैं जो अर्थ स्टेशन की निगरानी में पृथ्वी के पास अंतरिक्ष में तैरते हैं, जो हमारी लगाई हुई दूरी पर जानकारियों को एक्सचेंज करते रहता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के 2 ही पर्पस होते हैं, जैसा मैंने पिछले पीवी लॉग में मैंने बताया था। पहला तो है कम्युनिकेशन और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। अब इन अर्थ सैटेलाइट्स के अपलिंक और डाउनलिंक के करने के साथ साथ अंतरिक्ष के संदर्भ में किसी चीज़ के कवरेज एरिया को कैप्चर करने के मायने रखे जाते हैं, जिसे हम फुटप्रिंट कहते हैं। एक बार हमने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर लिया, इसका मतलब अर्थ स्टेशन से उस सैटेलाइट को कमांड दे सकते हैं, जो हमारे लिए एज अ स्पेस सेगमेंट, एज अ ट्रांसपॉन्डर, एज अ कैमरा, एज अ रिपीटर, एज अ ब्रॉडकास्टिंग रिलेयर और एज अ सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह जो है वो काम करेगा। अब ये सैटेलाइट के कैप्चरिंग एरिया को हम जो है वो फुटप्रिंट कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा था। मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो जनरल नॉलेज से संबंधित है, और कभी कभी ये टेक्निकल टर्म्स का रेफरेंस लूँगा ताकि ये बातें बाकी लोगों को समझ में आए, क्योंकि वेबसाइट मीडिया का भी प्रोटोकॉल मुझे क्या है, डेकोरम को मेंटेन करना है। नेवर माइंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पीवी लॉग को स्पेस मोड से आगे बढ़ाता हूँ। पहले फुटप्रिंट का प्रकार जो कहलाता है उसे बोलते हैं स्पॉट बीम, जो हमारे अर्थ का 10% हिस्सा जो है वो कैप्चर करता है। इसकी डायरेक्टिविटी और सिग्नल कैप्चरिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इनका विजन बादलों को भी चीर सकता है, और इवन हर इंसान की गतिविधि को ये ट्रैक कर सकता है। इवन हाथ में पहनी हुई घड़ी भी का टाइम भी देख सकती है। कुछ नहीं छिपता है इस तरह के फुटप्रिंट से, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती होगी। और जितना ज़्यादा अर्थ के पास रहता है, उसकी फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा होने के कारण किसी और सिग्नल का प्रभाव उस पर जो है वो नहीं पड़ता है। कोई दूसरा सिग्नल इस बीम को जो है वो छेड़ नहीं सकता है, और इसलिए इसे LEO सैटेलाइट की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है।
जिसके बारे में आगे बताने वाला हूँ, और इसकी तादाद भी जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरा कहलाता है हेमिस्फेरिकल बीइंग फुटप्रिंट, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 20% हिस्सा जो है वो कवर अप करता है। ये फुटप्रिंट बीच वाला कहलाता है। ये ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। इसकी सिग्नल कैप्चरिंग स्ट्रेंथ कम ही होती है। इस तरह के फुटप्रिंट पर भी सिग्नल इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं आते, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। ऐसे फुटप्रिंट्स को बनाने के लिए MEO सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फुटप्रिंट की तीसरी कैटेगरी कहलाती है ग्लोबल बीम फुटप्रिंट। ये उच्च स्तर की श्रेणी है जो हमारे पृथ्वी का 43% एरिया को कैप्चर करने का हुदा रखता है। अब जाहिर है कि किसी भी फिजिकल बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप को दूर में रख के ही पहाड़ी के किसी भी हिस्से को मैग्नीफाई या फिर जूम करके देखा जाता है, और पास में रखते ही कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसलिए इन फुटप्रिंट वाले सैटेलाइट्स को पृथ्वी के कांटेक्ट से दूर रखा जाता है। अब इन तरह के मशीन्स को लंबे समय और लंबी दूरी पर GEO ऑर्बिट पर अगर रखना है तो इसके अंदर लगे हुए सर्किट, ट्रांसमीटर्स, रीजनरेटर्स, ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर्स एट्सेट्रा ये सब ज़्यादा एफिशिएंसी के होने चाहिए। तो ये फुटप्रिंट वाले सैटेलाइट सबसे महंगे श्रेणी के होते हैं, और इन सैटेलाइट्स को अर्थ स्टेशन से बहुत दूर रखने के स्वाभाविक कारण है कि इसकी डायरेक्टिविटी मिनिमम रहेगी और ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। इसलिए तो आप देखते हैं कि DTH TV में बादलों के कारण सिग्नल्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दूसरे पार्टी और दूसरे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसका इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट दिखाई देता है और पूरा जो है वो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इस तरह के सैटेलाइट्स जो है वो अंतरिक्ष में बहुत ही कम होते हैं। तो ये सारी बातों को विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में या फिर कुछ टेक्निकल स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट की तरह होता है, जिसमें मैंने पढ़ा था। अगर आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो बेशक आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ सकते हैं, मगर हम तो एज अ जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो एज अ क्विक नॉलेज के तौर पर पिछले वीडियो की तरह मैंने इसमें भी प्रेजेंटेशन फाइल वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हूँ। उसे हिट करके आप डाउनलोड करके अपने व्यूइंग डिवाइसेस में आप इसे जो है वो देख सकते हैं। आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी। अब इन सैटेलाइट्स की जो है वो कोई एक लिमिटेशंस होती है, जिसे मैंने इस हायरार्की पिरामिड से रिप्रेजेंट किया है। लेफ़्ट से राइट पर अगर जैसे जैसे मान लीजिए अगर इस अर्थ ऑर्बिट रेडियस को इंक्रीज़ करते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा कि ये पैरामीटर्स हमारे पास जो है वो उनका बर्डन जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस एंड डिस्टर्बेंसेस, अगर मैं इस अर्थ ऑर्बिट के रेडियस को बढ़ाते जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती रहेंगी, कोई भी छेड़ सकता है। प्रोपोगेशन डिलेज भी बहुत सारे जो है वो बढ़ने लगेंगे। मशीन मेकिंग कॉस्ट जो है वो बहुत सारा बढ़ने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ने लगेगा। सिस्टम में जो है वो बहुत सारी मतलब गिचिट पिचिट चीज़ें जो है वो आ जाएगी। बहुत सारे यूसेज एप्लीकेशंस भी बढ़ने लगेंगे। जैसे आप TV सैटेलाइट्स के उसके भी अलावा उससे ऊपर भी आप जा सकते हो। उस पर लगने वाली हैवी मशीनरी, सर्किट पैकेजेस और उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी जो है वो ये मतलब उसको बढ़ाने की बर्डन जो है वो साइंटिस्टों पे और बढ़ जाएगा। स्पेस व्यू ऑफ द अर्थ में मैंने आखिरी में आपके सामने अर्थ का पूरा एक गोल ढांचे का निर्माण आपके सामने पेश किया था, और उस पर ही मैंने जो है वो जूम्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि मैं उसको इस PV लॉग में फिर से बताऊंगा। तो आज उसी अर्थ के हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने फिर से बताता हूँ। तो चलिए मैं और आप मिलकर पृथ्वी में खड़े होकर देखते हैं कि पृथ्वी हॉरिजॉन्टली हमारी आंखों के सामने कैसे दिखाई देता है। आप अपने सामने ये 2D ग्राफ जो है वो देख रहे हैं, जिसमें मैंने X एक्सिस को मैंने हॉरिजॉन्टल व्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और Y एक्सिस को एज अ अर्थ रेडियस मानकर चल रहा हूँ, जिसमें 0 से लेकर 6400 किलोमीटर नीचे और 0 से ऊपर मैंने एकदम सटीक विभाजन आपके सामने जो है वो किया है। ये जो Y एक्सिस पर 0 आप उस पर L एक्सिस आप जो है वो देख रहे हैं, जो कि पैरेलल है हॉरिजॉन्टल व्यू यानी कि X एक्सिस के। इसको मैं जो है वो लैंड इकोसिस्टम बाउंड्री से रिप्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूँ, जिसमें मैंने राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में कंबाइनली मैंने नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताया था। इसी चीज़ को मैं फिर से इसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। सबसे बॉटम में कई सारे सेडिमेंट्स, मेटल्स, कोर मेटल्स जो अर्थ की मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन और इकोसिस्टम को मेंटेन रखने वाला स्काई ब्लू कलर का लेयर अर्थ स्फीयर कहलाता है। फिर उसके ऊपर जियोइड को रिप्रेजेंट करने के लिए कई रंग बिरंगी ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को मैंने पिछले PV लॉग में बताया था। ये सब ब्राउन कलर के लेयर यानी कि लिथोस्फीयर के अंदर होता है।
इसी लिथोस्फीयर में कुछ पेड़ पौधे, हम सब, ज़मीन और पानी में रहने वाले जीव जंतु, चिड़ियाघर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अर्थ स्फीयर में ही आते हैं। और कुछ ये जो ग्रीन कलर का लेयर मैंने लिथोस्फीयर में बताया था, इसे हम नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो कहते हैं। और इसी दोनों लेयर में लाल कलर के लेयर भी आता है, जिसमें मनुष्यों और बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई चीज़ें और उपलब्धियां आती है, जैसे घर, ज़मीन में चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, रियल इस्टेट्स, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, समाज, धर्म, संविधान वगैरह वगैरह इस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि रेड कलर के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ये चारों कलर के लेयर्स गोल्डन ब्लैक यानी कि एल एक्सिस के नीचे अंदर आते हैं। इसको कंबाइनली मैं लैंड इकोसिस्टम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा पिछले पीवी लॉग में राउंड स्ट्रक्चर में मैंने बताया था। अब इस एल एक्सिस के ऊपर आसमान कहलाता है, जिसमें 0 से लेकर लगभग 10 किलोमीटर के अंदर आसमान में उड़ने वाले नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो आते हैं, जिसमें ताज़ा हवा जिससे हम सांस लेते हैं और बाकी के जीव जंतु भी सांस लेते हैं, पक्षी प्रजाति, कुछ हल्के हवाई विमान जैसे हेलीकॉप्टर, ये सब जो है वो एयर इकोसिस्टम के अंदर जो है वो आते हैं, जिसको मैं वाइट विद ब्लैक इनक्लोजिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसी लेयर के ऊपर यानी कि 10 से लेकर 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के बीच एक ऐसी लेयर होती है जो हमारी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने वाली में हमारी सबसे बड़ी हवाओं का सुरक्षा कवच कहलाता है। जी हाँ, ये जो स्टेल्थ ब्लू कलर का जो लेयर कहलाता है, यही हमारा एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट कहलाता है। जैसे पिछले पीवी लॉग में मैंने राउंड स्ट्रक्चर में मैंने स्टेल्थ ब्लू से रिप्रेजेंट किया था, उसी स्टेल्थ ब्लू कलर को की लेयर आपके सामने इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड से ऊपर एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर कोई जीवन नहीं होता है, बस एक सूरज होता है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले कई सारे प्लैनेट्स और कई जले हुए तारे सितारे जो है वो रहते हैं। इस ब्लैक चीज़ को मैं जो है वो स्पेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे लेयर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यही हमारी पृथ्वी के एक हिस्से का जूम स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसी डायग्राम से मैं बताता हूँ कि हमारे अर्थ में बने हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की असली जगह कहाँ पर होती है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि एल एक्सिस के नीचे लेयर में सैटेलाइट को कभी नहीं रख सकते, क्योंकि सैटेलाइट्स को कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसे लगातार चलते रहना चाहिए। और लगातार चलने के लिए पानी के अंदर रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सर्किट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे पहली बात। और लगातार उसके सर्किट चलने के लिए अर्थ स्टेशन से कांटेक्ट भी बनाए रखने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सूरज से ही मिलती है। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट स्टॉप सिग्नल को फेंकने से पहले और तैरने से पहले ही वो सैटेलाइट जो है वो पानी में डूब जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए लिथोस्फीयर या फिर ज़मीन में चलाने के लिए देख रहे हैं, जैसे रोबोट चलाए जाते हैं, जैसा आप टर्मिनेटर सीरीज़ में T-800 मशीन्स बनते, तो उसको भी हमारे ह्यूमन सेंटिमेंट्स गोली मारकर जो है वो डेड कर देंगे, क्योंकि हम लोग तो आज़ादी से रहना चाहते हैं। किसी की सरफरोशी के अंदर निगरानी और गतिविधियों पर नज़र रखने वाले ज़मीन में रखेंगे तो उसे ही हम लोग जो है वो मार डालेंगे। तो सैटेलाइट्स को जो है वो लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर जैसे मान लीजिए आप उस सैटेलाइट पर डीजल या पेट्रोल इंजन धुआं फेंकने वाला अगर लगाए, या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी लगाकर अगर आप चलाने की सोच रहे हैं, तो हम अपनी आर्थिक गतिविधि को नुकसान करने की सोचेंगे भी नहीं, लानत हो जाएगी। सोलर पैनल में लगाकर सैटेलाइट रोबोट को ज़मीन में चलाएंगे तो ये तो भैया हमारी मेंटालिटी में सबसे बड़ी लानत हो जाएगी। और रिचार्जेबल बैटरी विद द सोलर पैनल लगाएंगे तो सोच रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ कि वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अपनी बैटरी को ख़त्म करेगा या कनेक्शन तोड़कर अपने आप को रिचार्ज या रिबूट करेगा और अपने डॉक स्टेशन में जो है वो रिचार्ज करने के लिए वापस जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूँ कि लैंड इकोसिस्टम जो है वो सैटेलाइट्स की असली जगह जो है वो नहीं है। अब मैं ज़मीन से ऊपर की अगर मैं बात करूँ, यानी कि एल एक्सिस के ऊपर की अगर मैं बात करूँ, तो आपको ऐसा लगे कि सैटेलाइट्स को ड्रोन की तरह या फिर किसी हवाई जहाज़ की तरह एयर इकोसिस्टम में उड़ाए और वो हमारी निगरानी करे, तो अगेन लानत होगी ऐसी सोच पर। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपेलेंट फ्यूल या बैटरी या फिर सोलर रिचार्जेबल बैटरी से उसको चलाना चाहेंगे तो भी पिछले बार की तरह तो लगातार वो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन से लगातार फ्रीक्वेंसी भेजते रहना चाहिए।
तो वो हवा में इतनी भारी लेयर रहती है, भारी भारी कण भरे रहते हैं उस हवा में, वो हवा में उड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी को भी भेजेगा और वो हवा में उड़ने के लिए अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेगा। तो वो उड़ने से पहले ही वो जो है वो डेड हो जाएगा और वो ज़मीन में गिर जाएगा। और डेड होने का दूसरा रीज़न रहेगा मनुष्यों के सेंटिमेंट्स। तो मनुष्य तो किसी भी सर्वेलेंस को फूटी आग सिवाय देखते नहीं है। तो या तो वो अपनी पिस्तौल पकड़ेगा, या तो अपनी स्नाइपर राइफल पकड़ेगा, या तो वो सीधे सीधे रॉकेट लॉन्चर जो है पकड़ेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि एयर इकोसिस्टम भी सैटेलाइट्स की असली जगह जो है वो नहीं कहलाएगी। अब बात ये आती है कि क्या इन सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में रखा जा सकता है क्या? तो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में जैसा मैंने बताया, यहाँ तो भारी भारी ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन लेयर्स और क्लाउड्स, तो इतनी मोटी परत जो है वो रहती है कि वहाँ तो जैसा एयर इकोसिस्टम में हालत हुई थी वैसा ही यहाँ भी होगा, मगर यहाँ पर मनुष्य और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में अगर सैटेलाइट को उड़ाना है तो यहाँ से बंदूकों की बजाय या फिर मिसाइल लॉन्चर की बजाय वो क्या करेगा, गाइडेड मिसाइल्स को लॉक करेगा, सीधे सीधे सैटेलाइट्स को टारगेट करेगा जो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में उसके आंखों के सामने दिख रहा है, और बूम, ऊपर ही सैटेलाइट्स को उड़ा देगा और वो ज़मीन में पूरी तरह से जो है वो गिर जाएगा। अब अगर इसी एटमॉस्फेयर में, प्लैनेट में तैरने वाले सैटेलाइट्स में अगर मान लो सोलर पैनल लगाने की अगर मैं बात करूं, तो सन की किरणें जो यूवीए रेडिएशन जो फिल्टर आउट होके इसमें आती है, सैटेलाइट्स में इतनी एनर्जी उसकी नहीं रहेगी यूवीए रेडिएशन की कि वो उस सैटेलाइट की बैटरी को जो है वो, या फिर उसकी जो मतलब पावर बैकअप को रिचार्ज करने की कोशिश करें, क्योंकि उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस फिल्टर्ड रेडिएशन से जो है वो नहीं मिलेगी। उसको डायरेक्टली सूरज से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो चाहिए होगी। और उस सैटेलाइट्स में लगे सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं, तो एटमॉस्फेयर सैटेलाइट में तैरने वाले तो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट में सन के कारण जो यूवीए रेडिएशन फिल्टर होके अर्थ इकोसिस्टम में आती है, जो हमारे जीव जंतु के लिए और उनकी लाइफ सर्वाइवल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी एनर्जी भले ही इंसानों के लिए ज़्यादा होती हो, लेकिन सोलर डिवाइसेस अगर सैटेलाइट में लगाएंगे तो वो उसके लिए जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो चार्ज ही नहीं हो पाएगा, मगर उस सैटेलाइट में लगे सोलर डिवाइसेस के लिए ज़्यादा नहीं होगा। और सैटेलाइट्स में बहुत सारे सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं जो हवा में उड़ने से पहले तो वो हवा में उड़ेगा तो उसकी एनर्जी पूरी चली जाएगी, तो वो तो अपने आप ही जो है वो सैटेलाइट जो है वो आसमान में थोड़ी देर उड़ेगा और बाद में जो है वो ज़मीन में गिर जाएगा, और अर्थ स्टेशन से उसके लिए सिग्नल भेजना तो दूर की बात हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट जो है वो सही जगह नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में भी एक स्पेकुलेशन है, इसको विस्तार से बताता हूँ मैं। जनरल नॉलेज की बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा एटमॉस्फेयर 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ये आपके सामने इस एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट का लेयर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने जो है वो ब्लू कलर वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग पैलेट्स में, जिसमें से एल एक्सिस जो है वो लगभग बराबर है एक्स एक्सिस के, जो कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल व्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस जो है वो अर्थ से लेकर एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि किलोमीटर्स में है, और मैंने एक्यूरेटली इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 10 किलोमीटर्स में ट्रोपोस्फियर कहलाता है, जिसमें मैंने एयर इकोसिस्टम भी कहा था। 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है, जिसमें ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस और बहुत सारे क्लाउड्स मौजूद रहते हैं। इसी लेयर में जेट एयरक्राफ्ट और जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ते रहते हैं। फिर 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच मीजोस्फीयर कहलाते हैं, जहाँ पर हवा पतली हो जाती है और वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, मनुष्यों का वहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर 80 से 700 किलोमीटर के बीच आयनोस्फीयर कहलाता है, वहाँ पर जो भी पत्थर तैरेगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, जिसे हम आयंस बोलते हैं। मैंने सबसे पहले पीवी लॉग में हमारे अर्थ स्टेशन पे भेजी हुई फ्रीक्वेंसी का वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी ही अर्थ स्टेशन पर वापस आना, ये वही लेयर है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिबिट करती है। तो ये आयनोस्फीयर उस सिग्नल के लिए हमारे लिए एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर के तरह जो है वो काम करता है। अब 700 से लेकर 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड में आखिरी लेयर जो एक्सोस्फीयर कहलाता है, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच एक प्रवेश द्वार कहलाता है। जैसा मैंने सबसे पहले पीवी लॉग में एक मूवी पिक बताया था कि हमारे पड़ोसी मुल्क कभी कभी दुश्मन की तरह हमारे देश पर कब्जा करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है।
अब वो अलग बात है कि मैदानी जंग में एक सिपाही दुश्मन को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करे या उसकी समझदारी पर यकीन करे। अब इस दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट के पास में रहना जो है वो ज़रूरी है, ताकि उस दुश्मन की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम सब जो है वो वक्त से पहले अलर्ट हो जाए। तो दुनिया के साइंटिस्ट ने एक ऐसी सैटेलाइट्स का आविष्कार किया जो एज अ ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेटर की तरह जो है वो काम करेगी, साथ ही साथ वो वक्त आने पर एज अ सर्वेलेंस की तरह भी जो है वो काम करे। तो उसके अगर कुछ हल्के सैटेलाइट्स को एक्सोस्फीयर की लेयर में रखें या 700 से 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के बीच अगर रखते हैं, तो हमारे पास तो सूरज से बेहिसाबी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डायरेक्टली जो विदाउट फिल्टर्ड हमारे पास जो है वो यूवी रेडिएशन जो है वो आ रही है। अभी नोटिस करना, एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट का अभी आयनोस्फीयर और उसके नीचे लेयर्स जो है वो सारे के सारे नीचे हैं। एक्सोस्फीयर को मैंने एज अ गेट रिप्रेजेंट किया था, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच एक प्रवेश द्वार कहलाता है। तो सूरज से यहाँ पर इस एक्सोस्फीयर में बेहिसाबी एनर्जी हमारे पास जो है वो मिल रही है, और उस सैटेलाइट्स को कोई भी वहाँ पर जो है वो रोकने वाले पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि इस एक्सोस्फीयर को हम एज अ अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो जो है वो स्पेस में रखा जाता है। साइंटिस्ट ने ऐसी R&D की और इस चीज़ को स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में जो है वो दुनिया के सामने लागू कर दिया। तो साइंटिस्टों ने अर्थ के एल्टीट्यूड से 700 किलोमीटर्स को एज अ स्पेस बाउंड्री मान लिया, और यही कारण है कि इस एक्सोस्फीयर में LEO सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। ये चीज़ दुनिया को बताने के लिए R&D की और उसे पूरी दुनिया के सामने जो है वो लागू कर दिया। तो ये 700 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड के ऊपर स्पेस की दुनिया है, जो सैटेलाइट्स वहाँ पर जो है वो अर्थ स्टेशन से कांटेक्ट में रहते हुए वहाँ पर सैटेलाइट्स तैरते रहते हैं। लेकिन अगर 700 किलोमीटर से अगर मान लो नीचे गए, सैटेलाइट जो है वो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इतने रहेंगे वहाँ पर आयनोस्फीयर में कि वो डेड होते होते जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 700 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड कहलाता है वो हमारे लिए जो है वो अर्थ की स्पेस बाउंड्री कहलाती है। तो ये तो रही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की सही जगह रखने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो है हमारी पृथ्वी में करंटली एग्जिबिट करते हैं। हमारी पृथ्वी से 700 किलोमीटर एल्टीट्यूड से ऊपर स्पेस में कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मंडराते रहते हैं। जैसे आप वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो ग्रीन कलर का ऑर्बिट जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर के पास में रहते हुए लगभग 700 से 1500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में, इसे हम लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट में तैरने वाले सैटेलाइट्स को LEO सैटेलाइट्स कहते हैं। पास में है इसका मतलब पृथ्वी का मात्र 10% हिस्सा ही इस पर जो है वो कैप्चर करने की क्षमता है। इसका इस्तेमाल एज अ मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और बहुत ही क्लोज सर्वेलेंस या कभी कभार एग्जैक्ट थ्रेट कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के लिए इस सैटेलाइट्स को अलाइन करके पता लगाया जाता है कि दुश्मन कहाँ पर छिपा हुआ है। अगर इस ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर का ऑर्बिट देखें, तो इसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये 10,000 से 20,000 किलोमीटर दूर एल्टीट्यूड में इस सैटेलाइट तैरता है, और लगभग ये अर्थ का 20% हिस्सा जो है वो कवर अप करता है, जो कि एक कंट्री के एरिया के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये सैटेलाइट्स किसी कंट्री के नेविगेशन और पूरे देश की सुरक्षा और देश की देखरेख के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे जैसे और ऊपर बढ़ते जाएंगे, सैटेलाइट्स को बढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा, और इसमें दूर ऑर्बिट में लंबे समय तक टिकने के लिए हैवी मशीनरी, सर्किटरी, पैकेजेस और ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है वो बोला जाता है। और इस ऑर्बिट पर तैरने वाले सैटेलाइट्स, जिसको मैं वॉयलेट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको हम GEO सैटेलाइट्स बोलते हैं। और इस सैटेलाइट पर तैरने वाले ऑर्बिट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड से दूर पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। ये सैटेलाइट्स किसी भी कंट्री के लिए एज अ टीवी ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन यानी DTH सर्विस के लिए उपयोग करते हैं। ये आखिरी ऑर्बिट और इस ऑर्बिट पर तैरने वाले सैटेलाइट्स बहुत महंगे होते हैं। इस तरह के जो मैं ब्लू कलर से इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हायर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। इस पर तैरने वाले जो सैटेलाइट्स कहलाते हैं वो HEO सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ये पृथ्वी से बहुत दूर 20,000 से 47,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में तैरते रहते हैं। इनका काम ब्रह्मांड में तैर रहे विभिन्न तरह की चीज़
सूरज का प्रभाव और बाकी प्लैनेट्स की हर तरह की हलचल को देखने के लिए अर्थ स्टेशन को इन्फॉर्म करना इनका काम होता है। तो ये रहे हमारे 4 तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट और उस पर सैटेलाइट्स की पूरी जानकारी। अगर मैं इस अंतरिक्ष को थोड़ा जूम आउट करके देखूं तो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है। यस, अब ये सैटेलाइट ऑर्बिट आपके सामने है। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे साइंटिस्ट के प्रॉपर R&D और इसके खूबसूरत अनुभव से हमारे लिए तमाम रोचक जानकारी निकल के आती है और वो रोज़मर्रा से कैसे जुड़ी हुई है। मगर आज की जनरेशन का दुर्भाग्य है कि ये सब होने के बावजूद भी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डिसिप्लिन तो जैसे गायब हो गई है आज के जनरेशन में। लेकिन हमें विश्वास और उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए। तो उन नोटोरियस लोगों के लिए जो है वो कानून बनाया गया है जिससे उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कहलाता है। जब तक ये लोग को समझ नहीं आएगा कि डिसिप्लिन से कैसे रहना चाहिए, तब तक मेरी वेबसाइट मीडिया में मेरी जनरल अवेयरनेस की दुकान ऐसी ही जो है वो चलती रहेगी। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग का चौथा हिस्सा था। अगले हिस्से में स्पेस मिशन हिस्ट्री का अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए हैं। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।